बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरहा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। आमीन। दिस इज़ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री FESC बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2024। स्टूडेंट्स, आज हम 2017 का थर्ड पेपर डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत से क्वेश्चन 2017 तक आते आते अब इतना ज़्यादा मटेरियल कवर हो चुका है आपकी बुक का, यानी तकरीबन 80 to 90% के उसमें बहुत चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो जो रिपीट नहीं हो रही वो स्लाइड चेंज के साथ होंगे और उनको हम न्यूमेरिकल्स में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं कि जिनको जो स्लाइड चेंज के साथ आते हैं तो वो आपको हर पेपर में जो है वो दोबारा से सॉल्व करवाती हैं। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अब देखें, ये पर्पल में लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये स्टोकियोमेट्री के न्यूमेरिकल्स हैं और ये स्लाइड चेंज के साथ अगेन एंड अगेन आते हैं और ये आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर लिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें ये देखें क्वेश्चन क्या है हमारे पास। व्हाट आर द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन 18 ग्राम्स ऑफ मीथेन। ठीक है, अब नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले आपने ये जो मैस है इससे क्या फाइंड आउट करना है, मोल्स फाइंड आउट करने हैं। मोल्स फाइंड आउट करने के बाद आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अब जब आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता चल जाएंगे तो अब आपको पता है कि 1 मॉलिक्यूल में 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स है ना। ठीक है, इस तरीके से। तो अब फिर आप देखेंगे कि इतने मॉलिक्यूल्स में कितने हैं, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब ये देखें सोल्यूशन। मैस ऑफ मीथेन 8 ग्राम्स, मोलर मास 16 ग्राम्स, मोल्स कितने हो जाएंगे 8/16 0.5 मोल्स। अब आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया साइड पे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे मोल्स इनटू एवोगैड्रोस से। तो ये आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए हैं। अब एक मॉलिक्यूल जो है ऑफ मीथेन इट कंटेन्स दी कोवेलेंट बॉन्ड्स 4। ठीक है, तो 3 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उसमें कितने बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, तो ये आपने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। और अगर आपने 1 नॉन ज़ीरो के बाद अगर आप पॉइंट लेकर जाएंगे तो ये आपके पास यहाँ पर 10⁻24 बन जाएगा। ठीक है, तो ये ऑलरेडी आप कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। जस्टिफाई दैट द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस बिकम्स थ्योरेटिकली ज़ीरो एट -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब ये देखें, ये ऑलरेडी 2013 में आप डिटेल से जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर वाला क्वेश्चन कर चुके हैं, याद कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। प्रोपेन, प्रोपेनॉल एंड ब्यूटेन हैव वेरी सिमिलर रिलेटिव मोलर masses, लिस्ट देम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट्स। तो ये बॉइलिंग पॉइंट्स आपको पता है बेसिकली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करते हैं। तो ये बहुत से क्वेश्चंस आप जो है वो ऑलरेडी इनके आंसर्स कर चुके हैं और एक बिल्कुल इससे मिलता जुलता 2013 में भी आप कर चुके हैं। तो आपने बेसिकली इनका नेचर बतानी है। देखें इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का तरीका क्या है, यानी आपने मॉलिक्यूल्स की नेचर बतानी है। ठीक है, फिर आपने उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बतानी है और फिर वो मॉलिक्यूलर फोर्सेस अब जितनी ज़्यादा वीक होंगी, ठीक है, उतना ही बॉइलिंग पॉइंट लो होगा और जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी उतना ही बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको करना है। अब यहाँ देखिए मैंने एक टेबल बना लिया है और टेबल में मैंने जब इनका नेम के साथ स्ट्रक्चर और उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट्स लिखे हैं और साथ इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लिखी हैं। ठीक है, क्योंकि प्रोपानोन में हमारे पास डायपोल फोर्सेस होती हैं। ठीक है, इसमें आपके पास कार्बनिल होता है ना ये ग्रुप। ठीक है, प्रोपानोल। तो अब इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये नेगेटिव और कार्बन पॉजिटिव बिहेव करता है। ठीक है, तो अब इनका मैस देखें कंपेरेबल है 58 60, यानी करीब करीब एक जैसे ही हैं मैसेस। ठीक है, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो डिफरेंट है। प्रोपानोल एंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और ब्यूटेन जो है वो नॉन पोलर है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो है वो हमारे पास लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज हैं। तो इसको लिखना कैसे, आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स पहले आपने शो किया है। ठीक है, अब इसके पास आपके पास है ब्यूटेन। ठीक है, पहले बल्कि उन्होंने ये आपको बोला हुआ था क्वेश्चन में कि आपने क्या करना है, लिस्ट देम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट्स। पहले तो आपने वो इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है और उसके बाद फिर उसको जो है वो आपने आंसर को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये देखें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स। पीछे जो हमने एक टेबल बना लिया था उससे हमें पता चल गया कि लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस सबसे वीक होती हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है, ब्यूटानोल, फिर प्रोपानोन डायपोल फोर्सेस शो कर रहा है और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो प्रोपानोल। ठीक है, उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है,
ब्यूटेन इज़ अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, यानी ये एल्केन्स होते हैं हैविंग लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एज लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज आर वीक सो ब्यूटेन हैज़ द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक हो गया। नेक्स्ट है प्रोपानोन, इट इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल। अब ये यानी कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, इसमें कीटोन होता है, हैविंग डाबल फोर्सेज बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। अब इसमें आपने बताना है कि एज डाबल फोर्सेज आर स्ट्रॉन्गर देन लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज सो प्रोपानोन हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ब्यूटेन, ठीक हो गया। और लास्ट में आपने प्रोपानोल का बताना है। प्रोपानोल इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल, यानी ये अल्कोहल्स होते हैं हैविंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। अब इनके दरम्यान में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो किस वजह से होती है, ड्यू टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम एंड पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम, ठीक हो गया। इसकी वजह से इनके दरम्यान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। तो लास्ट में हमने इसको एक्सप्लेन करना है। एज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर स्ट्रॉन्गर देन डायपोल फोर्सेज सो प्रोपानोल हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन प्रोपानोन। तो ये अब आपको पता चल गया कि जब भी बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल्स दे दिए जाएंगे तो हमें उनका मॉलिक्यूल की नेचर, उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज का पता होगा, तो हम इसी पैटर्न पर उसको आंसर कर देंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द अल्फा हाइड्रोजन लाइन इन द स्पेक्ट्रम। तो ये कोई इतना कोई मुश्किल जो है आंसर नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन लाइन आपके पास जो स्पेक्ट्रम सीरीज़ आपने पढ़ी है, ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज़, तो उसमें जो फर्स्ट लाइन होती है ना उसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, सेकंड लाइन को बीटा लाइन कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आपने लिमिटिंग लाइन भी पढ़ी हुई है। तो इस तरीके से है कि फर्स्ट लाइन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज इज कॉल्ड हाइड्रोजन अल्फा लाइन, ठीक हो गया। सिंपल डेफिनेशन हो गई। अब इसकी एग्जांपल्स में आपने फिर कुछ लाइमन सीरीज़ की अल्फ़ा हाइड्रोजन लाइन कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट लाइन अल्फ़ा हाइड्रोजन लाइन है, ठीक है, क्योंकि उसमें लाइमन सीरीज़ में जो ग्राउंड स्टेट होती है वो 1 होती है और 2 से जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है आ रहा होता है 1 में, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो आप बाल्मर सीरीज़ का एक कैलकुलेट कर दें, ठीक है। तो इसमें ग्राउंड स्टेट जो है वो 2 होती है और थर्ड से जब सेकेंड में आएगा तो वो इसकी बाल्मर की फर्स्ट लाइन होगी, मीन्स कि अल्फ़ा हाइड्रोजन लाइन होगी, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास पास्चन सीरीज़ की जो फर्स्ट लाइन है वो अल्फ़ा हाइड्रोजन लाइन होगी, ठीक है, यानी फोर्थ से सेकंड में आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये पास्चन की अल्फ़ा हाइड्रोजन लाइन हो जाएगी, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डू यू जस्टिफाई दैट द डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स गो ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट्स। अब इनका मतलब क्या है कि यानी ये आपके पास न्यूक्लियस है, ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट ऑर्बिट है, ठीक है। इसके बाद आप देखें इसका ये जो डिस्टेंस है ना, अभी मैं डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ाने लगी हूँ, ये सेकेंड है, फिर थर्ड है, ठीक है, ये फोर्थ है। इसका मतलब है कि वो कह रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट ऑर्बिट्स, यानी ये जो बिल्कुल आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, गो ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट्स, यानी फर्स्ट और सेकंड का देखें तो डिस्टेंस थोड़ा कम होगा, फिर सेकंड और थर्ड का देखें थोड़ा और इंक्रीज हो गया है, थर्ड और फोर्थ का देखें थोड़ा और इंक्रीज हो गया। तो इस चीज़ को आप जस्टिफाई कैसे करेंगे, तो हम सिंपल कैलकुलेशन से जस्टिफाई करेंगे, ठीक है। द रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। तो आपको ये मैंने रेडियस का फार्मूला लिखवाया है। तो मैं जब भी एनर्जी या रेडियस का फार्मूला लिखवाती हूँ उसमें मैं जेड फैक्टर ज़रूर शो करती हूँ, ताकि अगर आपको हाइड्रोजन के अलावा किसी एलिमेंट का आ जाए तो उसमें आपने अगर जेड नहीं लगाया होगा तो आप डायरेक्टली इसी से कैलकुलेशन शुरू कर देंगे, तो आपकी कैलकुलेशन टोटली रॉन्ग हो जाएगी। तो आप पूरा जेड के साथ फार्मूला लिखा करें और जेड जो है वो हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, उसको पुट कर दिया करें, ठीक है, तो वो सिंपल हो जाएगा आपका। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो है ये हमारे पास किसी भी nth ऑर्बिट का फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला है, ठीक है। तो हम जो है फर्स्ट 4 ऑर्बिट्स का कैलकुलेट कर लेते हैं। सो द रेडियस ऑफ द फर्स्ट 5 ऑर्बिट्स ऑफ द हाइड्रोजन एटम कैन बी कैलकुलेटेड एज, हाइड्रोजन के लिए z जो है वो 1 होता है, इसलिए अगर फर्स्ट ऑर्बिट का कैलकुलेट करेंगे हाइड्रोजन तो रेडियस 1 जो होगा वो आपके पास ये देखें हमारे पास z जो है वो z डिनोमिनेटर में था ना, तो वो 1 हो गया है, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए है तो 1 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, उसको आंसर आ जाएगा। फिर सेकंड के लिए है हमारे पास तो वो सेकंड ऑर्बिट है तो वो n2 लगा देंगे, n का स्क्वायर और नीचे z जो है वो 1 आ जाएगा। इसी तरीके से हमने सबका कैलकुलेट कर लिया, फर्स्ट 5 का 4 का कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। बस 4 का भी काफ़ी है, 4 का कैलकुलेट कर लेंगे तो आप एडजेसेंट यानी 2 और 1 का डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे और फिर 3 और 2 का और 4 और 3 का कैलकुलेट कर लेंगे डिफरेंस, ठीक है। तो जब सबका आंसर आ चुका है तो अब क्या करेंगे, नाउ द डिफरेंस बिटवीन द एडजेसेंट ऑर्बिट्स कैन बी ऑर्बिट्स एडजेसेंट ऑर्बिट्स कैन बी कैलकुलेटेड एज, ठीक है,
यहाँ पे ऑर्बिटॉल नहीं हो सकता, ऑर्बिटॉल तो SPD होते हैं ना, तो ऑर्बिट्स होता है कि फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, ठीक है। तो एडजेसेंट ऑर्बिट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, R2 में से R1 निकालेंगे, ठीक है। तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, R3 में से R2 माइनस करेंगे, R4 में से R3 माइनस करेंगे। तो अब आपको ये जो डिफरेंस नज़र आ रहा है पहले का 1.5, 2.6, 3.6, तो ये अब आपको ऑलरेडी पता चल रहा है कि ये इंक्रीज हो रहा है। हेंस इट इज प्रूव्ड दैट द डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट ऑर्बिटॉल्स, ये ऑर्बिटॉल्स नहीं होना चाहिए, ऑर्बिट्स होना चाहिए, एडजेसेंट ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स गो ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट्स, ठीक है। तो ये यानी न्यूमेरिकल फॉर्म में आपने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 है डिफाइन ज़ीमैन एंड स्टार्क इफेक्ट, ठीक है। तो ये ज़ीमैन इफेक्ट जो है व्हेन दी, यानी आपके पास डिफेक्ट्स ऑफ बोहर मॉडल में ये ज़ीमैन एंड स्टार्क इफेक्ट एक्सप्लेन हुए होते हैं। यानी उसमें सिंपल क्या था कि जो हमारे पास हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम आ रहा है ना, ठीक है, ये उसमें जो ये लाइंस नज़र आ रही हैं वो कहते हैं अगर हम इसी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को हम करें, ऑब्जर्व करें, लेकिन इस पूरे सिस्टम को पहले हम यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है, या फिर किसी और एक्सपेरिमेंट में हम उसको मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ये जो लाइंस है ना ये फर्दर स्प्लिट हो जाती हैं, ठीक है, इस तरह करके बिल्कुल फाइन लाइन से, अभी मैंने तो थोड़ी दूर ड्रॉ कर दी है, बिल्कुल फाइन लाइंस में स्प्लिट हो जाती हैं। तो इस इफेक्ट को जो हम स्टडी करते हैं वो ज़ीमैन एंड स्टार्क इफेक्ट कहते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट नेम्स, ठीक है। तो अब देखें, व्हेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एक्साइटेड हाइड्रोजन इज टेकन इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, द स्पेक्ट्रल लाइंस फर्दर स्प्लिट इनटू क्लोजली स्पेस्ड लाइंस, दिस इज कॉल्ड ज़ीमैन इफेक्ट, ठीक है। सेम इसी तरीके का आपने अब इलेक्ट्रिक फील्ड में देखेंगे तो वो स्टार्क इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। स्टार्क इफेक्ट व्हेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एक्साइटेड हाइड्रोजन, यानी हमने क्योंकि पहले हम उसके ऊपर लाइट जब फॉल करवाते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना एटम में, तो वो एक्साइटेड यानी हाई एनर्जी लेवल्स पर चला जाता है। तो वहाँ से जब वो डी एक्साइट होकर आता है, ठीक है, डी एक्साइट होकर आता है, तो वो अब जो जिस तरीके से भी यानी जितनी भी एनर्जी रिलीज़ करेगा, ठीक है, तो वो जो है वो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम वो हमें नज़र आएगी, ठीक है, वो इमिट करेगा रेडिएशंस। तो हमारे पास अगर हम ये स्पेक्ट्रम ले रहे हैं, एक्साइटेड हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम ले रहे हैं, इट इज़ टेकन इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, देन स्पेक्ट्रल लाइंस फर्दर स्प्लिट इनटू क्लोजली स्पेस्ड लाइंस, दिस इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट, ठीक है, सिंपल था ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन S, P, D एंड F सब शेल्स विद द हेल्प ऑफ द फार्मूला। तो फार्मूला इसमें बहुत ही सिंपल है, आपको आता भी होगा, 2L+1, ठीक है। L बेसिकली क्या होता है हमारे पास, एज़िमुथल क्वांटम नंबर। अब S के लिए L की वैल्यू क्या है, P के लिए क्या है, D के लिए क्या है, F के लिए क्या है, ठीक है। तो ये आपको आनी चाहिए, ठीक है, ये कांस्टेंट है वैल्यू, ठीक है। ये आपके पास देखें, S के लिए L की वैल्यू 0 है, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3 होती है, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन S ऑर्बिटल कैलकुलेट करने हैं। तो ये देखिए हमने ये फॉर्मूला लगाया, इसमें वैल्यूज पुट की, ठीक है, L की जगह देखें 0 लगा दिया तो आंसर 2 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास P को भी इसी तरह हमने कैलकुलेट कर लिया, D को भी और F को भी, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम रिवॉल्व्स इन एन ऑर्बिट ऑफ एनर्जी दिस। अब ये देखें, बेसिकली आपने ये वाला एनर्जी वाला फॉर्मूला यूज़ कर लिया हुआ है, ठीक है, पास्ट पेपर्स में, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंटली उन्होंने कर दिया ना। इसमें आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n फाइंड आउट करने के लिए कर दिया। वैसे क्या होता है, कहते हैं कि 2 ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन 4 में जा रहा है या 4 से 2 में जा रहा है, ठीक है, इस तरह से कहा जाता है, या 2 से 3 में जा रहा है तो एनर्जी कैलकुलेट कर दें, ठीक है, एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट कर दें। लेकिन अब ये एनर्जी दी हुई है, ठीक है, एनर्जी दी हुई है, लेकिन उससे आपने क्या फाइंड आउट करना है, n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो डाटा क्या है, एनर्जी ऑफ द nth ऑर्बिट दी हुई है, यानी अब हमें नहीं पता कि ये एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन के किस ऑर्बिट में है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, किस में है, ये नहीं पता, यही फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यही होता है कि नंबर ऑफ ऑर्बिट या नंबर ऑफ शेल ही होता है, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, ठीक है। तो ये nth ऑर्बिट की एनर्जी दी हुई है जी जूल्स में, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास किसी भी nth ऑर्बिट की एनर्जी का फॉर्मूला है, ये आपने फॉर्मूला याद करना है,
ठीक है। ये डिफरेंस वाला फॉर्मूला नहीं है, ये किसी भी यानी ऑर्बिट की nth एनर्जी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, ये नेगेटिव साइन के साथ होता है, ठीक है। -2.178 इंटू 10⁻18 जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर जे यानी जाउल्स में ये फाइंड आउट करेगा, ठीक है। जेड के लिए सॉरी हाइड्रोजन के लिए जेड जो है वो 1 होता है, ठीक है। तो अब हम इसको 1 पुट करके इसका आंसर लगाते हैं। nth ऑर्बिट की एनर्जी भी दी हुई है, ये देखें nth ऑर्बिट की एनर्जी भी दी हुई है। तो अब आपने सिंपल क्या करना है कि अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में एंस के डिनोमिनेटर में है, इसको उधर ऊपर ले जाएं और इस वैल्यू को यहाँ से नीचे ले आएँ डिवाइड करने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 10⁻18 आपस में कट जाएंगे, ठीक है। इनको आपस में जो है वो हम डिवाइड कर देंगे, माइनस माइनस साइन भी आपस में कट जाएंगे, ठीक है, माइनस और माइनस साइन, और बाकी वैल्यू को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास किस तरीके से आ जाएंगे, n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें n स्क्वायर तो नहीं, हमें n की वैल्यू चाहिए, हम स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड्स पे, ठीक है। उस तरफ जो है वो हमारे पास 2 जो है वो उसके साथ स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा, n इज इक्वल्स टू 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n की वैल्यू क्या आ गई है 3, सिंपल सा था। Now question number 10, how can the percentage of ionic character of the polar bond can be determined, ठीक है। यानी परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आपने कैसे फाइंड आउट करना है, ये 2017 के सेकंड पेपर में ऑलरेडी आप कर चुके हैं, ठीक है। ये चेंज के साथ आया है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब वहाँ पे न्यूमेरिकल आया हुआ था और यहाँ पे उन्होंने जर्नल पूछ लिया कि भाई कैसे हम आयनिक कैरेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो कोई बात ना हुई, मतलब ये तो कोई ऐसे ही बस न्यूमेरिकल कैसे कर सकते हैं भाई। तो हमने इसमें इसका सिंपल सा आंसर करना है, द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर ऑफ द पोलर बॉन्ड कैन बी डिटरमिन्ड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। अगर ये जो हम फार्मूला लिखेंगे, इफ़ द ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज गिवन, यानी दो चीज़ें अगर हमें गिवन हो, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, क्योंकि चार्ज की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, वो हमें पहले ही आती होती है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस अगर हमें पता हो और ऑब्जर्व्ड डायपोल मोमेंट पता हो, ठीक है, तो हम इस फार्मूले से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आप देखें यहाँ पर क्या है, ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट है और डिवाइडेड बाय यानी म्यू आयनिक है, ठीक है, आयनिक डायपोल मोमेंट है और मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये म्यू आयनिक हम फाइंड आउट करेंगे। म्यू आयनिक का भी फार्मूला लिखेंगे, म्यू आयनिक इज इक्वल्स टू क्यू इंटू आर। इसमें क्यू जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, ठीक है, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है जो हमें याद होता है, और आर जो है वो अगर हमें पता हो, ठीक है, यानी आर और म्यू ऑब्जर्व, तो हम इसको यानी आर और म्यू ऑब्जर्व, तो हम इसको परसेंटेज यानी कैरेक्टर को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल सा जर्नल सा थ्योरेटिकल सा था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 11 से 19 तक डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियां अता फरमाए और आसानियां तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए, आमीन।